चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसा सवाल जो सदियों से हमारे सामने है। ये अजीब सी बात कि हमारे महाद्वीप ऐसे दिखते हैं मानो वे किसी विशाल पहेली के टूटे हुए हिस्से हों। और ये सवाल कोई नया नहीं है। ये तो सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। मतलब ये तो एक ऐसी पहेली है जो दुनिया के नक्शे पर साफ साफ दिखती है, जिसे कोई भी देख सकता है। असल में ये ख्याल कोई नया नहीं है। बहुत पहले 1596 में अब्राहम ऑर्टेलियस नाम के एक नक्शा बनाने वाले ने पहली बार ये कहा था कि हो सकता है ये महाद्वीप कभी एक दूसरे से जुड़े हुए हों। तो चलिए अब मिलते हैं इस वैज्ञानिक जासूसी कहानी के असली हीरो से, एल्फ्रेड वैगनर, और जानते हैं उनके उस क्रांतिकारी आइडिया के बारे में जिसने भूविज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया था। और मजे की बात यह है कि वेगनर कोई भूविज्ञानी नहीं थे, वो तो एक मौसम विज्ञानी थे। जरा सोचिए, एक मौसम का वैज्ञानिक भूविज्ञान के जमे जमाए सिद्धांतों को चुनौती दे रहा था, जो कहते थे कि महाद्वीप हमेशा से अपनी जगह पर स्थिर हैं। उस समय के लिए ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। वैगनर के इस पूरे आइडिया का सेंटर पॉइंट था पैंजिया। ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है सारी जमीन एक साथ। उनका मानना था कि आज के सारे महाद्वीप कभी एक ही विशाल भूभाग का हिस्सा थे, और इसी सुपर कॉन्टिनेंट को उन्होंने नाम दिया पैंजिया। और सोचिए, अगर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था तो उसे घेरने वाला एक सुपर ओशन भी तो होगा। वेगनर ने इसे नाम दिया पेंथालसा, मतलब सारा समुद्र। ये उस प्राचीन पृथ्वी की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर हमारे सामने रखता है ना? तो वेगनर ने कहा कि ये सुपर कॉन्टिनेंट हमेशा से ऐसा नहीं था। लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया टूटने लगा। इसका जो उत्तरी हिस्सा था वो कहलाया लॉरेशिया, जिससे बाद में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बने, और दक्षिणी हिस्सा कहलाया गोंडवाना, जिससे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया बने। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े दावे के लिए वेगनर के पास सबूत क्या थे? चलिए देखते हैं कि वेगनर ने एक जासूस की तरह कौन-कौन से सुराग इकट्ठा किए थे इस रहस्य को सुलझाने के लिए। तो वेगनर ने कुल मिलाकर 4 बड़े सबूत सामने रखे। पहला तो वही महाद्वीपों का एक दूसरे में फिट हो जाना, फिर थी चट्टानें, जीवाश्म, और आखिर में प्राचीन जलवायु के कुछ हैरान करने वाले सबूत। पहला और सबसे मजबूत सबूत था चट्टानों का मेल। अगर आज हम ब्राजील के तट और पश्चिम अफ्रीका के तट पर मौजूद चट्टानों को देखें तो उनकी उम्र और उनका प्रकार हूबहू एक जैसा है। मतलब इसका और कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी फटे हुए कागज के 2 टुकड़ों को मिलाया जाए और वो एकदम परफेक्ट फिट हो जाए। अगला सुराग था एक छोटा सा जीव, मेसोसॉरस। ये एक छोटा सा रेप्टाइल था जो सिर्फ ताजे और उथले पानी में रह सकता था। कमाल की बात यह है कि इसके जीवाश्म ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका दोनों जगहों पर मिले हैं। अब जरा सोचिए, एक छोटा सा ताजे पानी का जीव, क्या वो 4800 किलोमीटर चौड़ा खारा समंदर तैरकर पार कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और शायद सबसे जबरदस्त सबूत वैगनर को अपनी ही फील्ड यानी मौसम विज्ञान से मिला। भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आज गर्म जगह हैं, लेकिन इन सभी जगहों पर टिलाइट नाम की चट्टानें मिली हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियरों के नीचे बनती हैं। तो सवाल यह है कि इन गर्म रेगिस्तानों में ग्लेशियर के निशान क्या कर रहे हैं? इसका बस एक ही जवाब था कि ये महाद्वीप हमेशा से यहां थे ही नहीं। ये कभी ध्रुवों के पास थे और धीरे धीरे खिसक कर अपनी आज की जगह पर आए हैं। इसी एक सुराग ने वेगनर के दिमाग में इस थ्योरी को जन्म दिया। वेगनर के पास सबूतों का पहाड़ था, लेकिन उनके पूरे केस में एक बहुत बड़ा लेकिन था। एक ऐसा सवाल जिसका वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए, और बस इसी एक वजह से दशकों तक उनकी थ्योरी को किसी ने नहीं माना। यही था वो $1 मिलियन क्वेश्चन। उनके आलोचकों ने पूछा, ठीक है, मान लिया कि महाद्वीप खिसक रहे हैं, पर कौन सी ताकत है जो इतने विशाल महाद्वीपों को हिला सकती है? तो वैगनर ने 2 जवाब देने की कोशिश की। एक था पृथ्वी के घूमने से पैदा होने वाला पोलर फ्लीइंग फोर्स, और दूसरा था सूरज और चांद का ज्वारीय बल। और बस यहीं पर वैगनर का पूरा आइडिया अटक गया। बाकी वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाकर साबित कर दिया कि वैगनर ने जो बल बताए थे वे इतने ज्यादा कमजोर थे कि उनसे महाद्वीप 1 इंच भी नहीं हिल सकते थे। यही उनके सिद्धांत की सबसे बड़ी और कह सकते हैं जानलेवा कमी थी। तो अगर उनका मैकेनिज्म गलत था तो फिर आज हम उन्हें याद क्यों कर रहे हैं? उनकी असली विरासत क्या है? चलिए देखते हैं।
और दुख की बात यह है कि वेगनर अपनी थ्योरी को सच साबित होते हुए नहीं देख पाए। 1930 में इसी थ्योरी के लिए और सबूत ढूंढने गए एक अभियान पर उनकी मौत हो गई और उस वक्त तक वैज्ञानिक दुनिया ने उनके विचार को लगभग पूरी तरह नकार दिया था। ये एक लाइन उनकी पूरी कहानी बयां कर देती है। मतलब वो ये तो नहीं बता पाए कि महाद्वीप कैसे खिसक रहे हैं, लेकिन वो इस बात में बिल्कुल सही थे कि क्या हो रहा है, यानी कि महाद्वीप वाकई खिसक रहे हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। उनका काम वो बुनियाद बना जिस पर आज की पूरी मॉडर्न जियोलॉजी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी टिकी हुई है। आखिरकार उनका जो मूल विचार था वो सही साबित हुआ। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है। विज्ञान की दुनिया में अक्सर नए और क्रांतिकारी विचारों को शुरुआत में ऐसे ही नकारा जाता है। तो ये सोचना दिलचस्प है कि आज का कौन सा ऐसा सच है जिसे हम पत्थर की लकीर मानते हैं, जो शायद आने वाले कल का पैंजिया बन जाए।